हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का राजनीति विज्ञान चल रहा है। राजनीति विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में हम लोग जो है राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत। चलिए हम लोग एक दो लाइन में पहले सामाजिक समझौते के सिद्धांत को समझ लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वह एक दैवीय संस्था नहीं है। क्या है? एक दैवीय संस्था नहीं है। फिर क्या है? एक मानवीय संस्था है। इसका निर्माण या विकास किसने किया? प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने किया या लोगों ने किया। किसके माध्यम से? समझौते के माध्यम से। किस लिए किया? सबके हित की पूर्ति के लिए या सबके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर समझौते के माध्यम से जो है राज्य का निर्माण किया। आप लोग समझ गए होंगे। इसके तीन मुख्य जो है व्याख्याकार माने जाते हैं। पहला जो है नाम आता है हाब्स का, दूसरा लाक का आता है, तीसरा रूसो का आता है। हाब्स जो है इंग्लैंड के निवासी थे, लाक भी जो है इंग्लैंड के थे और रूसो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। बारी बारी जो है इन विचारकों का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग हाब्स पर चर्चा करते हैं। देखते हैं हाब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में क्या कहा है। हाब्स का जो सभी सिद्धांत, जो हाब्स ने सब सिद्धांत दिया है, उन सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इनका माना जाता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को इन्होंने किस पुस्तक में दी है? अपनी पुस्तक लेवियाथन में। अपनी पुस्तक लेवियाथन में जो है विस्तार पूर्वक सामाजिक समझौते के सिद्धांत को इन्होंने वर्णित किया है। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है। हाँ, हम जो है इनकी व्याख्या निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो है, अगर हमें इनके सामाजिक समझौते के सिद्धांत को समझना होगा तो पहले हमें जो है क्या जानना होगा? मानव के स्वभाव का स्वरूप। इन्होंने मानव स्वभाव का स्वरूप, पहला क्या हमें पढ़ना होगा? मानव स्वभाव का स्वरूप। दूसरा जो है इन्होंने प्राकृतिक अवस्था, और तीसरा इन्होंने क्या बताया? सिद्धांत क्या दिया? प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। चौथा कौन सा है? समझौते के कारण। पांचवा कौन सा है? सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। और छठा कौन सा है? राज्य का स्वरूप। तो बारी बारी से हमें जो है इन चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब हम लोग कहीं जाके जो है हाब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को समझ पाएंगे। पहला कौन सा? मानव स्वभाव का स्वरूप। मानव स्वभाव के स्वरूप के बारे में इन्होंने क्या कहा? पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे प्राकृतिक अवस्था, इन्होंने क्या बताई है। तीसरा जो है प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। चौथा जो है समझौते के कारण। पांचवा जो है सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। छठा क्या इन्होंने कहा? राज्य का स्वरूप। तो बारी बारी से हम लोग एक एक पॉइंट का अध्ययन करते हैं। पहला जो आज हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? मानव स्वभाव के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ नेट और जेआरएफ के लिए भी पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पूरा बिल्कुल सिद्धांत जो है इनका पूरा सिद्धांत पढ़ाऊंगी जो इन्होंने दिया है। इसमें कोई काट छाट नहीं है। पूरा सिद्धांत पहले हम लोग समझेंगे, इसके बाद जो मोस्ट पॉइंट आएगा उसको हम एक दो वीडियो में ऐड करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इनके सिद्धांत को समझते हैं। पहला सिद्धांत इनका कौन सा है? मानव स्वभाव का स्वरूप। मानव स्वभाव का स्वरूप। हाँ, हाब्स के समय में क्या चल रहा था? इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। हाब्स के समय में इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में क्या चल रहा था? गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध इंग्लैंड में कौन सी शासन व्यवस्था थी? इंग्लैंड में जो है उस समय शासन व्यवस्था कौन थी? राजतंत्र थी। कुछ लोग जो है राजतंत्र का सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग जो है राजतंत्र का विरोध कर रहे थे। और जो है सामंत वर्ग जो था और व्यापारी जो है सामंत वर्गों के विरुद्ध थे। इस प्रकार जो है वहां की स्थिति क्या थी? डामाडोल थी। वहां की स्थिति
डवाडोल थी, मतलब हर कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता था। और इस टाइम जो है हाब्स का जो विचार था वह क्या था, उनके दिमाग में वो जो है अग्रसर हो रहा था, मतलब विकसित हो रहा था। किस माहौल में उनका विकास अग्रसर या विकसित हो रहा है, आप लोग पहले देखिएगा। किस किस जो है माहौल में, इंग्लैंड में गृह युद्ध था, राजतंत्र की शासन व्यवस्था थी, कुछ जनता विरोध में थी, कुछ पक्ष में थे, सामंती वर्ग जो व्यापारी वर्ग में क्या चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। मतलब आप एक घर को मान लीजिए तो उस घर में क्या थी, कलह मची हुई थी। वहाँ कोई बच्चा अगर डेवलप हो रहा है तो किस तरीके से डेवलप होगा, यह आप लोग स्थिति या परिस्थिति समझ सकते हैं। तो वह बच्चा क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था। मान लीजिए हाब्स क्या कर रहे थे, उनका विचार क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था। इसलिए जो है इस स्थित परिस्थिति में जो है उन्होंने जो अपना मानव स्वभाव के बारे में जो विचार उन्होंने दिया, उन्होंने कहा, क्या कहा, मानव स्वभाव का जो पक्ष रखा वह क्या रखा, वह मनुष्य को स्वार्थी, वह मनुष्य को क्या मानते थे, स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, दुष्ट, विवेकहीन, आत्म केंद्रित माना। क्या माना, आत्म केंद्रित माना। कौन आत्म केंद्रित माना, हाब्स ने आत्म केंद्रित माना। इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध चल रहा था, उस समय जो है हाब्स के सामाजिक समझौते का विकास ग्रो कर रहा था। इस स्थिति में हाब्स ने जो है अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा उनके ऊपर जो है उस स्थित परिस्थिति का बहुत प्रभाव पड़ा। किसी भी इंसान के ऊपर आप जिस घर में रह रहे हैं या जिस देश में रह रहे हैं उसकी स्थित परिस्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आज का क्या चल रहा है, बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर है, हाई स्कूल, इंटर, कोई भी बच्चा, माँ बाप क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, और बच्चे को क्या बोल रहे हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, बच्चा कभी जो है बोलने पर या कहने पर कुछ नहीं करता। बच्चा कब करता है, वह माँ बाप को कॉपी करता है, मतलब अपनी स्थित परिस्थिति को कॉपी करता है। धीरे धीरे मान लीजिए धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा, जो उसके माँ बाप करते हैं धीरे धीरे बच्चा वही चीज सीखने लगता है। तो हाब्स के ऊपर भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हाब्स के ऊपर भी उनके देश का गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने मानव को कहा कि मानव जो है क्या है, स्वार्थी है, झगड़ालू है, नीच है, दुष्ट है, विवेकहीन है और आत्म केंद्रित माना। आगे उन्होंने कहा, उनका एक कथन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड एक यंत्र है। क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड एक यंत्र है जिसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ है जो यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं। मनुष्य इसी ब्रह्मांड का लघु रूप है। मनुष्य भी इसी ब्रह्मांड का क्या है, लघु रूप है। वह भी एक यंत्र और मशीन के समान है। वह भी एक यंत्र और मशीन के समान है। उसका भी निर्माण ब्रह्मांड की भांति विश्व में संचालित पुर्जों से हुआ। विश्व में संचालित पुर्जों से हुआ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, उन्होंने एक कल्पना की कि यह संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वह क्या है, एक यंत्र है। क्या है, एक यंत्र है जिसका निर्माण आप भी कल्पना करिए, देखिए कितनी अच्छी कल्पना जो है हाब्स ने की है, कितनी अच्छी कल्पना हाब्स कर रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है, एक यंत्र है जिसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ है जो यांत्रिक नियम के अनुसार क्या करते हैं, चलते हैं। मनुष्य इसी ब्रह्मांड का क्या है, एक लघु रूप भी है। वह भी एक यंत्र मशीन के समान है। उसका भी निर्माण जो है ब्रह्मांड की भांति विश्व में संचालित पुर्जों से हुआ है। किससे हुआ है, संचालित पुर्जों से हुआ है। आगे उन्होंने क्या कहा, मनुष्य जो है संवेदनाओं का जीव है। मनुष्य जो है, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य जो है संवेदनाओं का जीव है। जब मनुष्य को दुख होता है तो वह क्या करता है, रोने लगता है, दुखी हो जाता है। जब खुश होता है तो आनंदित होता है।
मतलब जैसे मस्तिष्क में आपकी संवेदनाएं जाएंगी वैसा आपका जो है माइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्होंने क्या कहा? मनुष्य संवेदनाओं का जीव है। ध्यान दीजिएगा, हार्स ने क्या कहा? मनुष्य किसका जीव है? संवेदनाओं का जीव है। मनुष्य की विचार शक्ति, ध्यान दीजिएगा इस पर, मनुष्य की विचार शक्ति भी संवेदनाओं से उत्पन्न होती है। इन्होंने क्या कहा? मनुष्य जो है संवेदनाओं का जीव है। मनुष्य की विचार शक्ति भी किससे निर्मित होती है? संवेदनाओं से निर्मित होती है। क्या होता है? इंद्रियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? ध्यान दीजिएगा इस बात पे आप लोग। इंद्रियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से जब गति क्या करती है? केंद्रीय स्नायु संस्थान में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप ध्यान देंगे तभी तो चीजों को समझ पाएंगे, नहीं तो हवा हवाई में इनका सिद्धांत समझ नहीं पाएंगे। बार बार ऐसे पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन गलत करके आप लोग आएंगे, एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा। तो इन्होंने क्या कहा? मनुष्य संवेदनाओं का जीव है। मनुष्य की विचार शक्ति भी क्या करती है? संवेदनाओं से उत्पन्न होती है। इंद्रियों के माध्यम से जब गति केंद्रीय स्नायु संस्थान में पहुंचती है तो वहां संवेदना के रूप में प्रकट होती है। किसके रूप में प्रकट होगी? संवेदना के रूप में प्रकट होती है। और मस्तिष्क की इसी संवेदना को हम क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। मनुष्य की इसी संवेदना को हम क्या कहेंगे? विचार कहते हैं। क्या कहेंगे? विचार कहेंगे। एक बार फिर से समझते हैं। उन्होंने क्या कहा? मनुष्य संवेदनाओं का जीव है। मनुष्य की विचार शक्ति भी संवेदनाओं से उत्पन्न होती है। इंद्रियों के माध्यम से जब गति करते हुए वह स्नायु संस्थान में पहुंचती है तब क्या होता है? तब वह संवेदना के रूप में प्रकट होती है। और मस्तिष्क की इसी संवेदना को क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। किसने कहा? हार्स ने कहा। आगे देखते हैं। हार्स ने कहा कि वैसे भी राज्य में दो प्रकार की गतियां हैं। कितनी प्रकार की गतियां हैं? दो प्रकार की, ऐच्छिक अनैच्छिक। ऐच्छिक अनैच्छिक। आगे उन्होंने कहा ऐच्छिक अनैच्छिक। ऐच्छिक क्या है? जो अपने अकॉर्डिंग हो, अनैच्छिक दूसरे के अकॉर्डिंग हो। आगे देखते हैं। यदि उसकी भावना के अनुकूल संवेग होता है, यदि उसकी भावना के अनुकूल संवेग होता है तो उसे क्या कहते हैं? अभिलाषा। क्या कहेंगे? अभिलाषा। यदि उसकी भावना के अनुकूल संवेग होता है तो वह क्या कहलाती है? अभिलाषा कहलाती है। अगर जो है उसकी भावना के अनुकूल संवेग नहीं उत्पन्न होगा तो फिर क्या कहेंगे? विरक्ति या घृणा। क्या कहेंगे? विरक्ति या घृणा। उन्होंने कहा कि अगर यदि किसी मानव की भावना के अनुकूल संवेग उसके अंदर उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिलाषा कहेंगे। अगर प्रतिकूल जो है संवेग उत्पन्न होता है तो उसे फिर हम क्या कहेंगे? विरक्ति या घृणा। विरक्ति या घृणा। उसने जो है किसके आधार पर? भौतिक शास्त्र के आधार पर। किसके आधार पर? उसने जो है, किसने? हार्स ने। किस आधार पर? भौतिक शास्त्र के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक शास्त्र के आधार पर क्या निकाला? परिणाम निकाला। उसने, हार्स ने भौतिक शास्त्र के आधार पर जो है परिणाम निकाला। क्या निकाला? परिणाम निकाला। अभिष्ट पदार्थों की प्राप्ति के लिए, अभिष्ट मीन्स क्या हुआ? जिस चीज को हम चाहते हैं, अभिष्ट चीजों की प्राप्ति करने के लिए या अभिष्ट पदार्थों की प्राप्ति करने के लिए क्या करता है आदमी? गति करता है। क्या करता है? गति करना या प्रवृत्ति होना, उसे क्या कहेंगे? अभिलाषा। क्या कहेंगे? अभी मैंने ऊपर भी बताया, फिर नीचे बता रही हूं। इन्होंने भौतिक शास्त्र के आधार पर परिणाम निकाला कि अभिष्ट पदार्थों की प्राप्ति करने के लिए अगर हम जो है, अगर जो चीज हम चाहते हैं उसको जो है उस तरफ अगर हम गति करते हैं या प्रवृत्ति होते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अभिलाषा। अभिलाषा। क्या कहेंगे? अभिलाषा। अगर हम जिस चीज को नहीं प्राप्त करना चाहते हैं
अगर हमारा मन उस तरफ गति कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? विरक्त या घृणा। क्या कहेंगे? विरक्त या घृणा। विरक्त या घृणा अथवा अतः मनुष्य के लिए किसी वस्तु का अच्छा बुरा होना किस पे निहित है? उसके विवेक पर नहीं। किस पे निहित है? उसकी भावना पर निहित है। किसी व्यक्ति का अच्छा बुरा होना किस पे निहित है? उसकी भावना पर निहित है। यह बात कौन कह रहा है? हाब्स कह रहे हैं। आगे देखते हैं। मनुष्य आनंद प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य आनंद प्राप्त करना चाहता है किसके माध्यम से? इच्छाओं की पूर्ति जब होती है, मनुष्य जो आनंद प्राप्त करना चाहता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके और मनचाही वस्तुओं को प्राप्त करके। मनुष्य क्या करना चाहता है? अपने आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। कैसे? मनचाही वस्तुओं की पूर्ति करके या अपनी इच्छा की पूर्ति करके। उसे हम क्या कहेंगे? अगर हम अपनी मनचाही वस्तु या जो मेरी इच्छा है उस चीज को हम प्राप्त कर लेंगे तो उसे क्या कहते हैं? आनंद। क्या कहेंगे उसे? आनंद। जिन साधनों से अपनी इच्छाएं पूर्ण की जाती हैं, जिन साधनों से, हाब्स कह रहे हैं कि जिन साधनों से जो है अपनी इच्छाएं पूर्ण की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। जिन साधनों से इच्छा पूर्ण होती है या हम आनंद प्राप्त करते हैं उन साधनों को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति। एक बार देख लेते हैं। मनुष्य आनंद प्राप्त करना चाहता है, इच्छाओं की पूर्ति, मनचाही वस्तुओं को जब वह प्राप्त कर लेता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। जिन साधनों से अपनी इच्छाएं पूर्ण करता है उसको क्या मिलता है? आनंद प्राप्त करता है। उन साधनों को हम क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। जिन साधनों से हम आनंद या अपनी मनचाही वस्तुओं को प्राप्त करते हैं उसे शक्ति कहते हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप चीज समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर कमेंट में आप बताइएगा, हम फिर से पढ़ा देंगे, क्योंकि यह इनका स्वभाव का सिद्धांत है। किसका? मानव स्वभाव के सिद्धांत के बारे में इन्होंने कहा है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक जो है इनके आगे का जो सिद्धांत है या सामाजिक समझौते का सिद्धांत आप नहीं समझ पाएंगे। कुछ कोटेशन के माध्यम से आप कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमें इनके सिद्धांत को अच्छी तरह से समझना होगा। तो चलिए देखते हैं। हाँ, इन्होंने क्या कहा? आनंद इसलिए मनुष्य को जीवन में, हाँ इन्होंने क्या कहा तक हम लोग, हाँ यहाँ तक पढ़ चुके थे, शक्ति। इन्होंने कहा जो आनंद है वह क्या है? अनंत है। आनंद जो है अनंत है। क्या कहा इन्होंने? आनंद जो है अनंत है। इसलिए मनुष्य के जीवन में एक शक्ति प्राप्त करने के बाद क्या करता है? दूसरी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। एक शक्ति प्राप्त करने के बाद दूसरी जो है इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। किसने कहा? हाब्स ने कहा। एक शक्ति प्राप्त करने के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। आगे देखते हैं। मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति में हमेशा लगा रहता है। इन्होंने क्या कहा? मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति में हमेशा लगा रहता है। इन्होंने कहा कि मनुष्य इतना स्वार्थी है, अगर किसी को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में कत्ल करना पड़े तो वह कत्ल भी कर देता है। किसने कहा? हाब्स ने कहा। हाब्स ने कहा कि मनुष्य इतना स्वार्थी है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वह कोई हद नहीं देखता। किसने कहा? हाब्स ने कहा। हाब्स का कहना है मनुष्य के सारे कार्य स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं। मनुष्य के सारे कार्य क्या होते हैं? स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति में हमेशा लगा रहता है, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता है, अपने जीवन को निर्बाध निर्द्वंद रखने के चक्कर में वह हमेशा लगा रहता है। इन्होंने कहा युगों से भूखा, इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि युगों से भूखा और अतृप्त मानव, युगों से भूखा और अतृप्त मानव अपनी अभिलाषाओं को, अपनी युगों से भूखा और अतृप्त मानव अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति में क्या करता है? लगा रहता है।
अवसर पाते ही क्या होता है, अवसर पाते ही वह सर्वग्राही पिशाच की तरह क्या करता है, टूट पड़ता है। सर्वग्राही, इतना जो है इन्होंने मानव को जो स्वार्थी बताया, उन्होंने कहा कि मानव जब अवसर पाता है तो वह सर्वग्राही पिशाच की तरह जो है टूट पड़ता है। किस पर टूट पड़ता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए या अपने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। किसके लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। आप लोग समझ गए होंगे। वह सर्वग्राही पिशाच की तरह टूट पड़ता है, स्वयं को जीवित रखने तथा स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए दूसरे को ध्वस्त करने में हिचकता नहीं है, या दूसरों को जो है दंडित करने में, या दूसरों की मनुष्य, इन्होंने यहाँ तक बोला कि मनुष्य हत्या भी कर सकता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो इसके आगे जो है हम लोग कल देखेंगे। आप यहाँ तक पढ़िए। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक बार हम फिर से पढ़ा देंगे। अगर हम जो है आप लोग विधिवत नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन जो है रटा रटाया नहीं पूछा जाता, कहीं से यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो हम लोग विधिवत पढ़ेंगे, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम आप लोगों को देंगे। तो प्लीज़ अगर पसंद आता है तो मेरे लिए एक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।